बहुत बहुत स्वागत है आपको और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो मैं आज हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम है शब्द विचार। तो आज मैं सबको जानूंगा कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं और शब्द और पद में अंतर क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको यह समझ नहीं आता कि सर शब्द पद कब कहलाता है, शब्द और पद में अंतर क्या है, शब्द पद का कब रूप ले लेता है। मैं आज इस सब टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं। भाई याद रखिएगा, इससे पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया है कि वर्ण कहलंत, खालंत, चाहलंत, जहलंत, टहलंत, पहलंत, गहलंत, यहलंत, रहलंत, ये सब कहती है वर्ण है। तो एक जब सार्थक वर्ण या ध्वनि ये सब एक स्थान पे मिलता है तब शब्द का निर्माण होता है। तो मैंने परिभाषा लिख भी दिया है, देखिए पढ़ना है शब्द विचार के बारे में कि शब्द विचार क्या। तो शब्द विचार का परिभाषा मैंने लिखा है। शब्द किसे कहते हैं इसका परिभाषा है क्या। शब्द का परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या लिखा है मैंने कि वर्णों एवं ध्वनियों के है लिख देंगे ना तो ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। क हलंत लिख देंगे तो वर्ण है। अगर भाई नहीं लिखे, सीधे हम मुंह से बोल दिए क हलंत, ख हलंत, तो ये जो ये ध्वनि कहलाएगी। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ध्वनि है, लिख दिए तो क्या है? वर्ण है। तो वर्ण ही ध्वनि है या ध्वनि ही वर्ण है। तो मैं बात करना चाहता हूं कि वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलने वाला होता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिसका अर्थ नहीं निकलने वाला होता है उसे निरर्थक कहते हैं। मतलब जिसका अर्थ निकल जाए वो सार्थक है, जिसका अर्थ कोई नहीं निकाल पाए, जिसका अर्थ ही नहीं है वो निरर्थक है। मैं समझाऊंगा निरर्थक कैसे होगा। वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को, मेल मतलब मिलना, वर्णों एवं ध्वनियों का जब सार्थक मेल होता है, वर्णों एवं ध्वनि जब एक स्थान पर मिलता है, अलग अलग वर्ण एवं ध्वनि है, जब एक स्थान पर मिल जाएगा तो शब्द का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? शब्द का। तो वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मैं बतलाता हूं शब्द का निर्माण कैसे होता है। आप देख भाई, सार्थक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो सार्थक मेल, वर्ण एवं ध्वनि का जब सार्थक मेल होगा तो सार्थक शब्द बनेगा। तो देखो मेरे भाई, मान लो यहां लिखा है क अक्षर है, क हलंत रहता तो वर्ण रहता, पूरा क है तो क्या है? अक्षर है। तो क प्लस म प्लस ल, इसके बाद देखिए क प्लस ल प्लस म, अ प्लस म प्लस न। भाई जो मैंने लिखा है आप सबके सामने बोर्ड पे क प्लस म प्लस ल, ये सब कहती है वर्ण एवं ध्वनि है। तो क्या है? वर्ण एवं ध्वनि। तो मैं पूरा का तो अक्षर हो गया, तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। आप सबको मैंने बतलाया होगा। तो भाई देखो यहाँ क्या है कि वर्णों एवं ध्वनियों का सार्थक जब मेल होता है तो क प्लस म प्लस ल, मतलब क और म को क्या कर रहा है? प्लस मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है। तो क और म को जोड़ देंगे भाई तो क्या हो जाएगा? क और म जुटेगा तो म, और फिर ल जुटेगा तो ल, क्या बन गया? कमल। तो हाई कमल शब्द हो गया। कमल अब क्या हो गया? शब्द हो गया। ये क्या है? वर्ण एवं ध्वनि है। अभी कथी हो गया? ये सब सार्थक जब इसका मेल हुआ, ये सब का मेल हुआ, क म ल, तीनों को जोड़ दिए, जो ये बना है कमल बना। यही कमल क्या है? एगो शब्द है। कमल शब्द है। अब देखो क प्लस यहाँ क्या है? क, तो क, फिर क्या है? ल, तो ल, अब म है तो म, क्या लिखे हैं? कलम। तो जब कलम जो बना इस शब्द कहलाएगा। कलम जो दिखाई दे रहा है इस शब्द है। कलम क्या कहलाएगा? शब्द। और देखो अ है तो अ के अ, म है तो म, और न है तो न, क्या हो गया? अमन। अब अमन जो है भाई ये कोई शब्द है। अमन क्या है? शब्द है। तो यहाँ वर्ण, सार्थक वर्ण या ध्वनि जब एक स्थान पर मिलता है तो शब्द बन जाता है। कमल शब्द है, कलम भी शब्द है, अमन शब्द है। कोई भी, जैसे पुस्तक, घड़ी, चश्मा, ठीक है, बाल, देख रहे हैं ना, बल्ब, लाइट, बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब शब्द है। इसके अलावा जितना कलम, केला, अंगूर, सेव, अनार, भाई शर्ट है, जो जामा, पैंट, सब कुछ है, मार्कर, सब कुछ कथी है? शब्द है। समझ गए ना? तो शब्द है। अब मैं समझने वाला हूं
पद पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में अंतर आप समझने वाले हैं। पद पद कहते किसे हैं, ठीक है। पद किसे कहते हैं, अब ये समझिए, अगर इसमें आपको आज तक समस्या हुई होगी ना, तो समस्या समाधान होने वाली है भाई। बहुत ही बेहतर आपको ग्रामर समझाएंगे। आपका विशेष अंक हर एग्जाम में, हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपका हिंदी व्याकरण में टेंशन ना रहे। आप भाई जितना नंबर का पूछे, 10 में 10, 50 में 50, 60 में 60, 100 में 100, जैसे पूछे आप बाजी मारते रहोगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। आप समझोगे पद के बारे में, पद किसे कहते हैं, तब पद को एक परिभाषा दे रहे हैं, परिभाषा से खुद समझ जाओगे। और नहीं समझा तो हम तो जिंदाबाद रहते हैं समझाने के लिए। भाई याद रखिएगा मेरे भाई कि जब शब्द कोनो वाक्य में घुस जाएगा तब वो पद कहलाएगा। भाई कमल, कलम, अमन, ये सब शब्द है, और शब्द में जब वाक्य में घुस जाएगा तो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। शब्द जब वाक्य में घुस जाता है पद कहलाता है। तो पद किसे कहते हैं, वाक्य, शब्द जब वाक्य में प्रवेश कर जाता है, शब्द जब वाक्य में प्रवेश कर जाता है, वाक्य में प्रवेश कर जाता है, शब्द जब वाक्य में प्रवेश कर जाता है तब वह पद कहलाता है। मेरी बात समझ लीजिए कि शब्दवे जब वाक्य में घुस जाएगा तो पद कहलाएगा। शब्द ही जब वाक्य में प्रवेश करता है तब उस शब्द नहीं कहलाता है, पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे को हम वाक्य लिख रहे हैं, मान लिए यहाँ एगो वाक्य लिखल है चला कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। मान लेते हैं यहाँ एक आपका शब्द लिखल है राम आम खाता है। उदाहरण में समझ लीजिए कि पद क्या कहलाएगा, राम आम खाता है। तो राम आम खाता है तो इधर क्रिया हो गया। राम जो करता है, काम करने वाले को कर्ता कहते थे। आमवा खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। तो राम जो है क्या है, करता है। और राम कौन काम कर रहा है, आम खाने का, तो इसका राम का आम कर्म कहलाएगा, कर्म। और खाता है क्या कहलाएगी, क्रिया। क्या कहलाएगी, क्रिया। काम को ही क्रिया कहते हैं। पढ़ना लिखना, हंसना बोलना, चलना टहलना बोलना, ये सब कथी है, काम में है। क्रिया नहीं पढ़ाया अभी ना, पढ़ाने वाले हैं, समझ आ जाएगा। बस इतना समझिए कि खाता है क्रिया है, आम कर्म है, और आम करता है। तो इतना समझ लीजिए कि राम जो है ना ये कर्ता पद है, आम जो है कर्म पद है, और क्रिया जो है खाता है क्रिया पद है। जब शब्द ही वाक्य में घुस जाता है तो शब्द ही पद कहलाता है। मान लीजिए जो ये राम यहाँ दिखाई दे रही है, राम लिखल, राम, ये राम को अगर सीधे अलग जगह इसे रहे राम लिखल तो कथी कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जब ये अलग जगह, अगर सीधे अलग जगह लिखल है राम तो क्या कहलाएगा, शब्द। अगर अलग जगह सीधे लिखल है आम तो आम कथी है, शब्द कहलाएगा। यही राम यही आम जब वाक्य में घुस जाता है तो अब पद कहलाने लगता है। तो देखो मेरे भाई, राम आम खाता है तो राम कहना कर्ता पद, आम कर्म पद, खाता है क्रिया पद हो गया। खाता है क्या हो जाएगा, क्रिया पद हो जाएगा। खाता है क्रिया पद, आम क्या हो जाएगा, कर्म पद, और राम क्या हो जाएगा, कर्ता पद। अब कुछ बच्चे का सवाल रहता है कि सर कि जो ये राम है ना, मतलब जो शब्द है उस शब्द ही पद काहे कहलाएगा। तो भाई लड़की है तो क्या है, कुमारी है, अब बियाह हो तो देवी काहे हो जाती है, कुमारी से देवी लिखने लगती है टाइटल में, समझ रहे। अरे अपना भाषा में समझोगे, अपना भाषा में बियाह नहीं के भेल तो कथी बा, लड़की बा, अब बियाह होते कथी कहे लगी, मौगी कहे लगी। देखना मौगी के होते जाई थे तब बल तो लड़की रख भाई। जब कुंवारी है तो लड़की कहलाती है, और शादी हो जाने के बाद औरत कहलाने लगती है ना। तो कुंवारी है तो क्या है, कुमारी है, और शादी हो जाए तो फनला देवी। तो अकेला है जब तक शब्द, जब तक ये अकेला लिखल है शब्द है, और जब ये वाक्य में घुस जाएगा तो ये पद हो जाएगा। समझ गए, वाक्य में घुसते पद हो जाएगा, अकेला कहीं लिखल है तो ये शब्द हो जाएगा। अकेला है तो शब्द,
अकेला है तो राम शब्द, अकेला है कि नहीं राम तो इहो शब्द, ये राम अगर वाक्य में घुस जाए तब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब पद हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, राम ही वाक्य में यहाँ घुसा है तो राम हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, कर्ता पद। यह आम है जो यहाँ घुसल है वाक्य में, राम आम खाता है, राम आम खाता है वो कथी है, वाक्य है, राम आम खाता है एगो वाक्य हो गया आपका। तब वाक्य में राम कर्ता पद, आम कर्म पद, खाता है क्रियापद कहलाएगा। समझ रहे। मान लो लिखा रहता कि सोहन खेलता है, सोहन खेलता है, तब भाई याद रखना अगर अलगे से देखना लिखल है सोहन, ऐसे सोहन अलगे लिखल है तो कथी है, शब्द है। यही शब्द जब वाक्य में घुसता है तो अब पद कहलाने लगता है, तब सोहन कथी हो जाएगा, कर्ता पद। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, तब कर्ता पद हो जाएगा सोहन। सोहन कथी है, कर्ता पद, और खेलता है क्रियापद, कथी है, क्रियापद। तो भाई जब शब्द ही वाक्य में घुसता है तब वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। याद रखिएगा ना। हमें उम्मीद है कि आप आज आप ये भी समझ गए होंगे कि कर्ता मतलब शब्द और पद में अंतर क्या होता है, शब्द क्या है, पद क्या है, बेहतर समझ गए होंगे। इसके बाद मैं कुछ और टॉपिक का जिक्र करना चाहता हूं, कुछ और वाक्य बतला देता हूं कि राम, जो राम है, राम सेव खाता है, राम सेव खाता है। तो राम जो है अलगे लिखा रहता था शब्द है, राम सेव खाता है वो कथी है, पहले समझ लो वाक्य है। राम सेव खाता है एगो वाक्य है। तो राम जो है अब कर्ता पद कहलाएगा, कर्ता पद, सेव इसका कर्म पद, और खाता है इसका क्रिया पद कहलाएगा। ठीक है। तो आप नोट्स जब बनाइएगा तो पद लिख के हेडिंग बनाइएगा पद, और लिखिएगा परिभाषा कि शब्द जब वाक्य में प्रवेश कर जाता है तब वह पद कहलाता है। उदाहरण में लिखिएगा, राम आम खाता है, राम के सामने ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइंड, और नीचे लिखिएगा कर्ता पद। आम के नीचे ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, लिखिएगा कर्म पद। खाता है के नीचे ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, लिख दीजिएगा क्रियापद। खाता है क्रियापद होगा। इसके बाद सोहन खेलता है, सोहन के नीचे ऐसे अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा कर्ता पद। खेलता है क्रियापद। अब समझ गए क्या कहते हैं, समझ गए शब्द और पद में अंतर। अब मैं बात करूंगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए मैं अब बतलाता हूं शब्द के भेद के बारे में। ठीक है, इसके भेद के बारे में बात करूंगा। इससे पहले छोटी सी एक और बात समझाना है। समझाना यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों का मतलब कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें इसका जो क्या होगा, इसका जो पद होगा सिर्फ राम होगा, सिर्फ आम होगा। कि जब शब्द और पद में जब हमको अंतर समझना होगा तो हम सिर्फ आम को पद कहेंगे ना मेरे भाई। कहना कि है राम जो है तीनों पद होगा, कर्ता पद, अहै कर्म पद, अहै क्रियापद, पद तीनों होगा। आप एक हो के किसी को पद नहीं, तो शब्द शब्दे है। राम आम खाता है और अलग अलग लिखेगा तो सब तो शब्दे है, तो सबको अलग, तो सब जब सब शब्द है तो सब पद हो जाएगा। तो राम कर्ता पद, आम कर्म पद, खाता है क्रियापद होगा। समझ गए। ये पद एक नहीं, ये तीनों है, कोई कर्ता, कोई कर्म, कोई क्रिया। इसके बाद देखिए मैं बात करता हूं आपको शब्द विचार के मतलब शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के भेद में शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, शब्द को 4 भागों में बांटा गया। अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछूं कि बताओ शब्द को कितने भागों में बांटा गया, तुम कहना क्या 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग अर्थ के आधार पर, पहला भाग अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर। भाई व्युत्पत्ति के आधार पर, चाहे आप रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, या रचना के आधार पर शब्द कितने भेद, या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद। 3 नंबर में है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उसके बाद है रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। 4 नंबर में शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आपका, पहला भाग है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर,
और तीसरा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद चौथा है रूपांतर के आधार पर। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति की रचना एवं बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो 1 नंबर में है शब्द के 4 भागों में बांटा गया है। तो 1 नंबर में अर्थ के आधार पर क्या है? अर्थ के आधार पर नहीं है ना। तो भाई 1 नंबर में क्या है? अर्थ के आधार पर। भाई दिमाग में आप सेट कर लो कि अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अगर एग्जाम में पूछे कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है तो कहना 4 भागों में। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में सार्थक और 2 नंबर में निरर्थक। क्या? निरर्थक। 1 नंबर में सार्थक, 2 नंबर में निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? अब निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2 भेद। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक किसे कहते हैं? अब इसके बारे में समझेंगे। सार्थक शब्द और 2 नंबर में निरर्थक शब्द। तो मेरे भाई अब हम समझेंगे 1 नंबर में सार्थक शब्द के बारे में। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जब इस जान लेंगे तो आप आएंगे व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर। तो आप अभी जानते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द के बारे में इतना समझ लीजिए कि जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो याद रखो मेरे भाई, बोलचाल की भाषा में जब कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है तो तू कथी कहता है कि खाना होना खाना ला, खाना होना, खाना ओना, खाना वाना, खाना ओना, खाना ला। तो भाई खाना के शब्द है कि हम खाने के लिए बोल रहे हैं। खाना वाना, खाना ला, वाना का कोनो अर्थ है? वाना का कोई अर्थ नहीं है। तो जिसका अर्थ निकलता है सार्थक कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक कहते हैं। तो खाना सार्थक और वो ना निरर्थक। समझ गए? कोनो दरवाजे पर आता है तो क्या कहता है? चाय वाय पीना ला। क्या थी? चाय वाय, चाय वाय, वाय नहीं लिखे है, वाय लिखे है। चाय वाय पीना ला। तो जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिसका अर्थ नहीं निकलता उसको निरर्थक कहते हैं। तो भाई चाय के अर्थ है कि पिया चुस्की लिया जाता है, जो हम चाय पीते हैं। अब वाय का क्या अर्थ है? वाय का कोनो अर्थ नहीं है। तो जिसका कोनो अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक कहते हैं, और जिसका अर्थ निकल जाए उसे सार्थक कहते हैं। तो चाय सार्थक हो जाएगा और वाय कथी हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, जैसे चाय, खाना, और जिसका अर्थ ना निकले उसे निरर्थक कहते हैं। जब हम बोलते हैं ना चाय वाय पीना ला, तो चाय सार्थक है, वाय क्या है? निरर्थक है। खाना वाना, खाना वाना खाना ला, तो खाना तो सार्थक है, वाना निरर्थक है। तो आप कहिएगा सर जब हम लोग बोलते हैं तो निरर्थक काहे बोलते हैं? आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो भाई बोलचाल की भाषा में हमेशा शब्द मुंह से निकाल देते हैं। तो जब निकालते हैं ना तो कुछ निरर्थक भी निकालते हैं। जैसे देखिए वो ना, वाय, खाना वाना, चाय वाय, भोजन ओजन, भोजन ओजन करना ला, कथी कहते हैं? देख उल्टा पुल्टा पूरा काम कर दे। क्या कहते हैं? उल्टा पुल्टा पूरा काम कर दिया। उल्टा पुल्टा भाई उल्टा के अर्थ है, अब पुल्टा के कौन अर्थ है? भाई कौनो अर्थ नहीं है। तो जेका अर्थ ना निकले निरर्थक है, जेका अर्थ निकल जाए वो सार्थक। तो उल्टा के तो अर्थ है, लेकिन पुल्टा के कौन हो अर्थ है? हो तो नहीं है। तो जेका अर्थ ना निकले वो निरर्थक, और जिसका अर्थ निकल जाए वो सार्थक। समझ रहे हैं? आवरी देखिए, आवरी जैसे हम बतलाते हैं, समझाते हैं। तो देखिए अगर आप नोट्स बनाते होइएगा तो सबसे पहले सार्थक शब्द लिख के डैश दीजिएगा, इसका परिभाषा लिखिएगा कि जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, उल्टा,
खाना, पानी, हाला, ये सब के अर्थ है कि रोटी खाया जाता है। उल्टा कोनो सामान हो सकता है, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, हाला कोनो हाला कर रहा होगा, ये सब के अर्थ है। निरर्थक शब्द जब लिखेगा तो निरर्थक शब्द के परिभाषा लिखेगा कि वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक के परिभाषा क्या लिखना है कि वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ओटी, पुल्टा, वाना, वानी, गुला, ये सब का कोनो अर्थ नहीं है। जब हम आपस में बतियाते हैं तो कभी कहते हैं रोटी वोटी खाना ला, तो रोटी का अर्थ है, ओटी का कोनो अर्थ नहीं है, लेकिन हम अच्छा भाषा को सुंदरता के लिए हम बोल देते हैं। तो रोटी का अर्थ है, ओटी का कोनो अर्थ नहीं था। रोटी सार्थक, ओटी निरर्थक। उल्टा पुल्टा पूरा काम काहे कर रहा है रे, उल्टा के अर्थ है तो सार्थक हो जाएगा, पुल्टा के कोनो अर्थ नहीं आते, निरर्थक हो जाएगा। खाना वाना, खाना ले, खाना वाना, खाना के अर्थ है खाएंगे, वाना का कोनो अर्थ नहीं है, तो वाना निरर्थक है, खाना सार्थक। पानी वानी ले आवते क्या पीऊ, बहुत प्यास लागल बा, पानी के अर्थ है पिएंगे, वानी का कोनो अर्थ है तो वर्गी ना है, इसका कोनो अर्थ नहीं है। हाला गुला तू सब बहुत कर रहे हो क्लास में, नहीं करो भाई, हाला सार्थक है, हाला। और गुला, गुला के कहाँ कोनो अर्थ है, तो गुला, तो गुला निरर्थक हो जाएगा, जिसका अर्थ नहीं निकले निरर्थक, और जिसका अर्थ निकल जाए सार्थक। तो हाला सार्थक और गुला निरर्थक, समझ रहे। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैं बात करूंगा, हमको उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर समझ होंगे सार्थक निरर्थक। निरर्थक के आप जैसे बतला रहे, कुछो लिख दीजिए, अमट, अमट, टमा, ऐसे टमा, जैसे मट, मट, ये सब कुछ लिख दीजिए, कोनो अर्थ नहीं है इसका। हाई निरर्थक शब्द के आवरी जैसे हो जाएगा, जैसे जानवरों की बोली, चिड़ियों की बोली, समझ रहे। जानवर जब बोलता है हुआ हुआ, भौं भौं, म्याऊ म्याऊ, म्याऊ टेहाऊ, इस सब का अर्थ आप सब समझते हैं, नहीं समझते। जानवर कोनो कुछ बोलता है और समझ आता है, चिड़िया चाँव चेव 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 करते रहते हैं, इसका अर्थ समझ आता है। तो भाई ये न कि एक और बात समझ लो, ये न कि अगर हमारा अर्थ नहीं आया तो निरर्थक हो जाएगा। भाई वैसा शब्द जेका अर्थे नहीं है, कोनो अर्थे ना निकाल सके, वो निरर्थक कहलाएगा। इन्हें कि हमारा कोनो शब्द के अर्थ नहीं पता है तो कह देंगे निरर्थक शब्द है, ऐसा बात नहीं है भाई। अगर अर्थ ना समझ आए कि तो नहीं कहेंगे निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाए वह निरर्थक है, समझ रहे। उसके बाद मैं बात करूंगा रोटी, पुल्टा, वाना, वानी, गुल्ला, जनवरी को बोली, चिड़ियों की बोली, म्याऊ, ट्याऊ, रमट, अमट, गम्मट, कुछ लिख देंगे, ये सब निरर्थक कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आज आप लोग समझ होंगे सार्थक किसे कहते हैं, निरर्थक किसे कहते हैं। तो जिसका अर्थ निकले सार्थक, जिसका अर्थ न निकले निरर्थक। तो अब हम बात करेंगे 2 नंबर में व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के भेद के बारे में। तो ये तो जान गए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद, 2 गो। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद। अब जानेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, समझ गए। देखिए आगे, देखिए अब है कि व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अभी समझे कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, 2 कौन कौन, सार्थक और निरर्थक। ये तो समझ लिए बड़ी बेहतर, सार्थक निरर्थक। अब समझना है भाई कि व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, क्या रूढ़, 2 नंबर में यौगिक और 3 नंबर में योगरूढ़। रूढ़ है यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ है यौगिक, योगरूढ़। अब आज इस समझोगे
कि भाई अगर पूछ दे कि एग्जाम में कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कई गो भेद, तो कहना 3 गो, रूढ़ है यौगिक 1 रूढ़, या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 3 गो, रूढ़ है यौगिक 1 रूढ़, या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 3 गो, रूढ़ है यौगिक 1 रूढ़। व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट तीनों के, इसके आधार पर शब्द के 3 गो भेद होते हैं। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, 1 रूढ़। अब बात करने वाले हैं रूढ़ के बारे में कि है रूढ़ जो है, ये रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। भाई जो शब्द सार्थक है लेकिन खंड करने पर निरर्थक है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो सार्थक हो, खंड करने पर निरर्थक हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। नोट्स में लिख लेना कि वैसा शब्द जो सार्थक हो, वैसा शब्द जो सार्थक हो, जैसे मान लो कथी लिखल है, सार्थक शब्द, एक रूढ़ के जैसे समझो। वैसा शब्द जो सार्थक हो लेकिन जब खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड, पहले कथी है, रूढ़। तो वैसा शब्द जो कथी है, सार्थक है, खंड करने पर, खंड करने पर कथी हो जाता है, निरर्थक। वैसा शब्द जो सार्थक हो लेकिन खंड करने पर निरर्थक हो, उसे हम कथी कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। कि रूढ़ के परिभाषा लिखे गए रूढ़ का, कि वैसा शब्द जो सार्थक हो और उसका खंड निरर्थक हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लो राज, भाई ये तो सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है, अब नीचे देख लो, मान लो कन्या, इसका भी अर्थ है, राज कन्या, कन्या मतलब बेटी, राज कन्या, विद्या या सागर, ये सब कथी है, सार्थक शब्द, इसका अर्थ निकल जाएगा। राज का, कन्या का, विद्या का, सागर का, इस सब का अर्थ निकल जाएगा। अब खंड करने पर, अब खंड, जैसे राज का खंड करोगे तो रा प्लस ज, अलग अलग खंड में सजाए, रा प्लस ज। उसके बाद कन्या को खंड करोगे तो क प्लस नया, या विद्या को खंड करोगे तो ऐसे होगा वी प्लस दया, या सागर को खंड करोगे तो सा प्लस गर, सा प्लस गर। ये बताओ अब रा का क्या अर्थ निकालोगे, ज का क्या अर्थ निकालोगे, क का क्या अर्थ निकालोगे, नया का क्या अर्थ निकालोगे, वी का या चाहे दया का, सा का क्या अर्थ है, गर का क्या अर्थ है, कोनो अर्थ है, कोनो अर्थ नहीं है। तो भाई वैसा शब्द जो सार्थक हो, है शब्द सार्थक है लेकिन खंड खाली निरर्थक हो, है जितना खंडवा एलन से हेलन किए है पूरा, ये सब का कोनो अर्थ निकलेगा, रा का, चाहे ज का, क का, चाहे वी का, चाहे गर का, नहीं। तो जिसका अर्थ नहीं निकले वो कथी होता है, निरर्थक होता है। क्या होता है, निरर्थक। तो याद रखना कि वैसा शब्द जो सार्थक हो और खंड करने पर निरर्थक बन जाए, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राज, कन्या, विद्या, सागर, आलय, आलय मतलब घर, वो कुछ बहुत सारे जैसे हो जाएगा, आलय, आ प्लस लय, ये सब और जैसे निकाल लोगे। अब समझ गो ना रूढ़ शब्द कथी है। अगर ये कोई छोटा सा शब्द दिया है ना, छोटा सा शब्द, तो कह देना वो रूढ़ है। अगर वह बड़का सा शब्द में रहता, जैसे राज कन्या एक में रहता, तो कह देना ये रूढ़ है। तो अब सॉरी, बड़का सा शब्द राज कन्या एक लग रहा है तो कह देना यौगिक है। अब आप समझ गए रूढ़ किसे कहते हैं। आप समझोगे आप सब यौगिक किसे कहते हैं। क्या यौगिक किसे कहते हैं। देखो 2 नंबर में है भाई यौगिक शब्द। क्या यौगिक शब्द, इसके बारे में समझो। यौगिक शब्द किसे कहते हैं। क्या कि व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद हैं, 3 गो। रूढ़ है यौगिक, एक रूढ़। अब समझो कि भाई यौगिक किसे कहते हैं। तो भाई वैसा शब्द जो सार्थक होता है और उसका खंड भी सार्थक होता है, उसे यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो सार्थक होता है और खंड भी सार्थक के होता है, उसे कथी कहते हैं, यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। कहिएगा सर, देखिए इसका रूढ़ का क्या था, शब्द सार्थक था, खंड निरर्थक था। इसमें शब्दों सार्थक, खंडों सार्थक होगा, उसे हम कथी कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे में देख लीजिए, वैसा शब्द जो सार्थक हो, क्या हो, सार्थक, और खंड भी करने पर, खंड करने पर भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो।
खंड करने पर भी क्या हो, सार्थक हो, उसे हमें यौगिक शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा लिखना कॉपी में सब कोई कि वैसा शब्द जो सार्थक हो और उसका जिसका खंड भी सार्थक हो उसे हमें यौगिक शब्द कहते, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मान लो राजकन्या, विद्यासागर, हिमालय, देवालय, हिमालय, देवालय। अब राजकन्या कहते का खंड करके देखो, क्या खंड करोगे तो लिखा है राज प्लस कन्या। विद्यासागर का खंड करोगे तो लिखा जाएगा भाई आपका विद्या प्लस सागर, विद्या प्लस सागर। हिम प्लस आलय, हिमालय, और देव प्लस आलय, देव प्लस आलय बराबर देवालय। अब देखो राजकन्या का खंड किए है, राजकन्या मतलब राजा की बेटी, राज के भी अर्थ है। उसके बाद देखो मेरे भाई कन्या का भी अर्थ है, यहाँ कन्या का भी अर्थ है। विद्यासागर का खंड किए है तो विद्या का भी अर्थ है, सागर का भी अर्थ है। हिमालय का खंड किए है, हिम का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। देवालय का खंड किए है, देव का भी अर्थ निकल जाएगा, आलय का भी घर निकल जाएगा, अर्थ निकल जाएगा। आलय माने घर होता है। तो भाई कहिएगा कि वैसा शब्द जो सार्थक होता है जिसका खंड निरर्थक होता है उसे रूढ़ कहते हैं। अब ऐसा शब्द जो सार्थक होता है और उसका खंड भी सार्थक होता है वह यौगिक है। अब समझोगे योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, कौन सा योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए योगरूढ़ क्या है कि वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि तो वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। कि वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ देगा और विशेष अर्थ जब धारण कर लेगा तो हम उसे योगरूढ़ शब्द कहेंगे। अब आप समझने वाले हो कि सर साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ कैसे धारण करेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि इसका जैसे में योगरूढ़ के जैसे में लिखे है पंकज, कथी है पंकज। तो भाई पंकज का अर्थ होता है पंख में जन्म लेने वाला, पंख में जन्म लेने वाला, पंख में जन्म लेने वाला। तो भाई पंख में जन्म लेने वाला तो बहुत कुछ है, घोंघी, सीतुआ, कछुआ, मछरी, इस सब कुछ है पंख में जन्म लेने वाला। तब कमल के लेकिन स्पेशल कमल के फूल को ही पंकज कहा गया है, कमल के फूल को ही क्या कहा गया है, पंकज कहा गया है। तो साधारण अर्थ को छोड़कर पंख में जन्म लेने वाला विशेष अर्थ जब धारण करे जैसे पंकज। अब देखिए लंबोदर, लंबा उदर है जिसका वह, लंबा उदर है जिसका वह, उदर माने पेट, उदर का अर्थ क्या हो जाएगा चला पेट हो जाएगा। तो लंबा पेट तो बहुत कुछ के है भाई, ऊँटों के है, गधों के है, घोड़ों के है, भैंसियों के, गायों के का उस सब को लंबोदर कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। सापा स्पेशल गणेश जी को लंबोदर कहा गया है। किसको कहा गया है, गणेश जी को। तो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले जैसे लंबोदर, वो क्या हो जाएगा योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। अब देखो बिना पानी, बिना पानी में बिना है जिसके, पानी के मतलब हाथ, अब बिना मतलब उहे बजावे वाला। तो मतलब बिना अगर हम अपना हाथ में धो लेंगे तो हम बिना पानी कहलाएंगे। तो आप अपने हाथ में रख लीजिएगा तब बिना पानी कहलाइएगा। कोनो व्यक्ति अपना हाथ में अगर बिना रख ले तो बिना पानी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। स्पेशल सरस्वती जी को ही बिना पानी कहा गया है। तो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण क्या कर लिया, बिना पानी। आप देख लो हलधर, अगर हम कान्हा पर हल रख लेंगे तो हम हलधर कहलाएंगे, नहीं, बलराम को स्पेशल कहा गया था। तो साधारण अर्थ को छोड़कर जब विशेष अर्थ धारण करता है वो क्या कहलाता है, आपका योगरूढ़ कहलाता है। अगर आप सब कोई इसका नोट्स बना लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, तो आप सब कोई कमेंट कीजिएगा भाई कि सर इसको हम समझ गए। तो अब इसका शब्द विचार का दूसरा भाग लेकर आएंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अभी आप लोग ये समझ गए
कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति, रचना, बनावट कर शब्द के भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 को भेद होते हैं, मुख्य रूप से ई बाकी रह गया, और रूपांतर के आधार पर भी शब्द के 2 भेद होते हैं, ई बाकी रह गया। आप सब कमेंट कीजिएगा सर हम समझ गए, तब भाई उत्पत्ति समझाएंगे और रूपांतर समझाएंगे अगले क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।